अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड से। लिक्विड को स्टार्ट करने से पहले हम ये जरूर आपको बताएंगे कि मैटर क्या चीज है। हर वो चीज जिसके पास जो दो शराइत देता हूं हमें, एक उसका कुछ मास हो, दूसरा वो जगह गिरता हो, स्पेस ऑक्युपाई करता हो। इस लिहाज से तो हर चीज मैटर है। आप खुद मैटर हो। लैपटॉप, पंखा, चीनी, कप, लिक्विड वाटर, गैस, ईच एंड एवरीथिंग इज मैटर। तो दुनिया में मैटर तीन हालतों में नजर, जब आप आसपास देखोगे ना, तो आपको मैटर तीन कंडीशंस में आपको नजर आएगा, तीन हालतों में नजर आएगा। या तो वो गैस की शक्ल में होगा, या फिर वो लिक्विड की शक्ल में होगा, जो कुछ आप देखते हैं, या फिर वो सॉलिड की शक्ल में होगा। अब गैस पर ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स हम दे चुके हैं, बकाया रहता है। लिक्विड का चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को समझे बिना हम आगे नहीं जा सकते। तो चले लिक्विड की प्रॉपर्टी सबसे पहले वहां पर देख लेते हैं। ऊपर अगर आप देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है, इसका कोई खास शेप नहीं है, जबकि वॉल्यूम खास है। इसका मैं आपको कुछ इस तरह से एग्जांपल बताऊंगा कि अगर आपके पास एक इस तरह का डब्बा हो जिसका शक्ल यूं है, एक और डब्बा है जिसका शक्ल गोल है, एक और डब्बा है जिसका शक्ल त्रिकोण टाइप का है, मुख्तलिफ डब्बे हैं। अगर आपके पास एक लिक्विड है, अगर आपके पास एक लिक्विड है, आप लिक्विड इसके अंदर डालें तो लिक्विड का शेप इस तरह हो जाएगा। इस कंटेनर के हिसाब से, जिस तरह कंटेनर है, उस लिक्विड का शेप उसी तरह हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ये लिक्विड इस गोल कंटेनर में डालोगे तो लिक्विड का शक्ल गोल हो जाएगा। इसका सबूत ये है कि आप फ्रिज में रखो, जब वो ठंडा हो जाएगा तो गोल बॉल बन गया होगा ना। लिक्विड अपना शक्ल बरकरार नहीं रख सकते हैं जब आप उसको एक शक्ल वाले बर्तन से दूसरी शक्ल वाले बर्तन में डाल देते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पर लिक्विड का शेप इस तरह से आएगा। तो लिक्विड अपना शेप बरकरार नहीं रख सकता। ये बिल्कुल गैस की तरह है। गैस भी इसी तरह से था कि वो अपना शेप बरकरार नहीं रख सकता था, वो इनडेफिनेट था। अच्छा, अब वॉल्यूम अगर बात करें लिक्विड की, अगर हम वो लोग वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम डेफिनेट है, यानी इसका वॉल्यूम कंटेनर टू कंटेनर चेंज नहीं हो सकता। कैसे? अगर आपके पास ये एक 1 लीटर वाला कोई कंटेनर है, 1 लीटर का वॉल्यूम, और यहाँ पर आपके पास एक और कंटेनर है, उसका वॉल्यूम 0.5 लीटर है, और यहाँ पर एक और कंटेनर है, उसका वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है। अब अगर आप कुछ पानी लाके इस 1 लीटर वाले डब्बे में डाल दे, ठीक है, तो चलो ये आपने इसको फिल कर दिया, तो पानी का वॉल्यूम तो जाहिर है 1 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर का डब्बा है, उसमें आपने 1 लीटर पानी से उसको भर दिया, ठीक है। अब हम पानी को इस डब्बे से उठाकर किसी और वॉल्यूम वाले डब्बे में रख लेते हैं, जैसे 0.5। अगर यही वाला पानी हम लोग इस डब्बे के अंदर डालेंगे तो इसका वॉल्यूम, इस पानी का वॉल्यूम 0.5 तक तो आ जाएगा, ये तो सारा का सारा भर जाएगा, लेकिन बाकी पानी रह जाएगा, ठीक है। अब 0.5 लीटर तो हो गए, लेकिन वो सारा अभी भी रह गया है। तो अगर इसका इसका वॉल्यूम चलो थोड़ा बड़ा कर, जैसे कि इस साइड पर थोड़ा बड़ा सा कंटेनर मैंने रखा हुआ है, 2 लीटर वाला है। अब आप ये वाला तजर्बा यहाँ पे छोड़ दो, आप ये वाला जो 1 लीटर वाला लिक्विड है आप उसको यहाँ डाल दो। इधर आप लोगों का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। 0.5 वाला डाल के थोड़ी कंफ्यूजन आई, आप उसको निकाल दो। 2 लीटर वाला डब्बा डाल। अगर आप 1 लीटर पानी को इस 2 लीटर के पानी डब्बे में डाल देंगे ना, तो इस डब्बे का जस्ट 1 लीटर हिस्सा जो है वो पानी ऑक्युपाई करेगा, बाकी वो रहेगा।
तो वॉल्यूम पहले भी 1 लीटर था, अभी भी 1 लीटर है, आपकी मर्जी है, आप इसको किसी भी डब्बे में डाल दो, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। लेकिन आप हैरान हो गए कि यार ये आज हमें इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, ये तो सबको पता है। तो असल में गैस, जब जब हम गैस का चैप्टर पढ़ेंगे तो गैस ऐसा नहीं करता। गैस अगर आप एक डब्बे में डालोगे ना, 1 लीटर वाले डब्बे में, तो वहां से अगर आप गैस को उठा के 2 लीटर वाले डब्बे में डालोगे, तो वो जो 1 लीटर का गैस था 2 लीटर वाले डब्बे में डाल के उसका वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगा। अगर आप उस गैस को 5 लीटर वाले डब्बे में डाल तो उसका वॉल्यूम 5 लीटर, क्योंकि गैस एक्सपेंड करता है, पानी एक्सपेंड नहीं करता। वाटर, लिक्विड डोंट एक्सपेंड, बहुत कम, बहुत 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 कम। इसीलिए ना तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं ना उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लिक्विड को। नो कंप्रेशन एंड नो एक्सपेंशन। एक्सपेंशन अगर तो थोड़ी बहुत होगी, थोड़ी, कोई ना होने के बराबर। तो लिक्विड में ना तो कंप्रेशन है ना एक्सपेंशन है, इसीलिए इसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट रहता है। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया क्लियर। अब पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। ये बिल्कुल गैस की तरह है। अगर आपके पास एक डब्बा है, इसके अंदर लिक्विड है, तो ये लिक्विड कांस्टेंट मोशन में इसके पार्टिकल्स जाएंगे आगे पीछे यहां वहां, ठीक है, कांस्टेंट मोशन में। ये भी गैस की तरह है। गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा फ्री थे, बहुत ज्यादा मोशंस थे, डिफरेंट काइंड्स, रोटेट कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे। लिक्विड में बहरहाल मोशंस उतना फ्री नहीं है जितने गैस में, मुख्तलिफ किस्म के मोशन है लेकिन इतने फ्री नहीं है। दूसरी बात, डायग्राम ऐसा लगता है कि ये गैस है। मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा मैंने स्पेस ज्यादा छोड़ा हुआ है, देखो इधर बहुत ज्यादा स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है, इधर देखो, ये देखो स्पेस है, खाली स्पेस है, स्पेस स्पेस। ऐसा नहीं है असल में। जब आप लिक्विड की तरफ जाओगे तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ना होने के बराबर है, स्पेस बहुत कम, आप समझो है, ठीक है, बहुत कम स्पेस अवेलेबल है। गैस में तो बहुत ज्यादा स्पेस है, लिक्विड में कम। जब आप सॉलिड की तरफ जाएंगे तो गायब हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड में स्पेस है ही नहीं। तो ये देखो नेचर में किस तरह से मैटर को बनाया हुआ है। एक मैटर का एक स्टेट गैस है, उसके अंदर स्पेस ही स्पेस है। दूसरा स्टेट लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स करीब आ गए हैं, स्पेस बहुत कम हो गया। तीसरा स्टेट सॉलिड है, उसमें मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पैक हो गए। So this was second point कि molecules are in constant state of motion. Motion है, ये आप ये नहीं कह सकते कि मोशन नहीं है। सॉलिड में बहरहाल मोशन बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एटम्स जस्ट वाइब्रेट कर रहे होंगे, सॉलिड के अंदर जस्ट वाइब्रेशन होगी, वो भी बहुत मॉलिक्यूलर छोटे लेवल पर होगा, हम फील नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचो कि यार आज सराबी ने कहा था कि सॉलिड के अंदर वाइब्रेशन मोशन है, तो भाई फिर हमें वाइब्रेट होता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा। तो वो जो वाइब्रेशन है वो हम फील नहीं कर सकते, बात खत्म। थर्ड पॉइंट, लिक्विड्स एवापोरेट एंड डिफ्यूज बिकॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अगर आपके पास एक लिक्विड है, इसके अंदर ये सारा का सारा लिक्विड है, ठीक है, डब्बे के अंदर आपने लिक्विड रखा हुआ है, तो क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स गैस की शक्ल में उड़ सकते हैं। लिक्विड गैस की शक्ल में उड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन। ठीक है, एवापोरेशन। तो हाँ ठीक है, लिक्विड एवपोरेट हो सकते हैं, तो
राइट। कुछ लिक्विड ज्यादा इवोपरेट करते हैं, कुछ कम इवोपरेट करते हैं। वो इन लिक्विड के बीच में फोर्सेस पे डिपेंड करता है। स्ट्रांग फोर्स है, दरमियाना फोर्स है, कमजोर है। तो जिस जैसे वो फोर्सेस कमजोर होंगे तो इसका इवोपरेशन आसान होगा, या फिर आपको हीट दे रहे हैं वगैरह, ठीक है, वो वेपोराइज कर रहे हैं। अब समंदर पे आपने देखा, सारा समंदर पर जो पानी है ये एवोपरेट कर लेते हैं, ठीक है, गैस की शक्ल में ऊपर उठते हैं और वहां से फिर बादल बन जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। डिफ्यूज भी हो जाते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास एक लिक्विड है, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विड है, मैं इसके पार्टिकल्स लिख लेता हूँ यहाँ पर, और इधर एक और लिक्विड है, दोनों के पार्टिकल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये चूंकि मूवमेंट कर सकते हैं तो ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। वो वाले इस यहाँ पर आएंगे, ये इसके अंदर तो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इज डिफ्यूजन। वैसे डिफ्यूजन का मतलब ये है वैसे डिफ्यूजन का मतलब ये है कि मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। आप एक कमरे के अंदर खड़े हैं, इधर आप खड़े हैं इस कॉर्नर पर, यहाँ आप खड़े हैं और आप एक परफ्यूम स्प्रे कर लेते हैं। तो परफ्यूम पहले आपके आसपास तो होगा, लेकिन ये जो कॉर्नर है यहाँ पर, जो दूसरा बंदा इधर खड़ा है, वो जो स्मेल है वो हवा के अंदर जाता हुआ इस शख्स के नाक तक जाता है, बल्कि पूरे कमरे में फैल जाता है। ये मूवमेंट है। स्प्रे मूव कर रहा है, स्प्रे के मालिक्यूल हरकत कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो जिस तरह गैस डिफ्यूज हो सकता है, इसी तरह लिक्विड भी डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन है। और ये डिफ्यूजन लिक्विड के अंदर क्यों है, मोशन की वजह से, और हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि मोशन है। अब आते हैं डेंसिटी की तरफ। लिक्विड डेंसिटी के लिहाज से गैस से ज्यादा डेंस है, सॉलिड के से कम है। मतलब अगर मैं आपको डेंसिटी बताऊं तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर गैस इतना डेंस है तो लिक्विड ज्यादा डेंसर होगा सॉलिड से। तो लेट सपोज मैं कहता हूं ये सॉलिड है, तो दरमियान वाला ये क्या होगा, ये लिक्विड होगा, और ये गैस होगा। तो साइज से मैं जस्ट आपको अंदाजा दे रहा हूं कि गैस कम डेंस है, लिक्विड गैसेस से ज्यादा डेंसर है, जबकि सॉलिड फिर लिक्विड से ज्यादा डेंसर है। तो दैट वाज द नंबर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस बट क्लोजर टू दोज ऑफ सॉलिड। यानी सॉलिड के करीब करीब तो है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा नहीं है, ये करीब करीब ना कम है, तो ये आप कह सकते हो, ठीक है, सॉलिड से कम है। डेंस डेंसिटी के बारे में मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा। डेंस, आप उसको भारीपन आप कह सकते हैं। क्या, भारीपन। हर चीज की, अगर किसी चीज का मास है ना, सब चीज का मास, अगर उस चीज के मास को उसी चीज के वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे, तो ये जो वजन और वॉल्यूम का रेशो है, इसको बोलते हैं डेंसिटी। इसको बोलते हैं डेंसिटी। तो इसका मतलब ये है, गैस का मास भी है, गैस का वॉल्यूम भी है, तो गैस का भी तो डेंसिटी है। लिक्विड का मास भी है, लिक्विड का वॉल्यूम भी है, तो लिक्विड की भी डेंसिटी है। इसी तरह सॉलिड की भी डेंसिटी है। दैट इज व्हाट डेंसिटी इज। स्पेस अमंग द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। हाँ, ये पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिक्विड के केस में एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस ना होने के बराबर है। मैं डायग्राम से बहुत कोशिश करूंगा
कि स्पेस ना आ जाए, लेकिन क्या है कि हाथ से लिखना होता है तो ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सॉलिड लिख रहा हूँ। सो बहरहाल इसमें स्पेस ना होने के बराबर है। अगर तो आप सॉलिड की तरफ जाएंगे तो सॉलिड के अंदर तो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं हो सकता। वो तो बहुत ज्यादा फेक होंगे, बहुत ज्यादा फेक। ठीक है, तो सॉलिड बहुत ज्यादा पैक, उधर तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। लिक्विड में निग्लिजिबल यानी आप कह सकते हैं ना होने के बराबर, यानी थोड़ा थोड़ा सा पॉसिबल है। ठीक है, राइट। नाउ intermolecular forces in liquids are intermediate between gas and solids. अगर आप लिक्विड को दोबारा से देखें, अगर मैं कहता हूं कि ये लिक्विड का एक मॉलिक्यूल है और ये लिक्विड का दूसरा मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस आते हैं ना, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है, इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसके बारे में याद रखिएगा, इट इज वेरी लेस इन गैस। अगर आपके पास गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला फोर्स बहुत 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 कमजोर है। अगर आप लिक्विड के अंदर आ जाएंगे तो ये इंटरमीडिएट है, दरमियाना है, यानी है तो इतना कमजोर भी नहीं है जितना गैस, लेकिन इतना मजबूत भी नहीं जितना सॉलिड। सो इंटरमीडिएट इन लिक्विड। और अगर आपके पास कोई सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर ये बहुत स्ट्रांग होगा, ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के दरमियान। अच्छा, melting and boiling point depends upon the strength of these forces। या किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जितना, सपोज करते हैं हमारे पास एक चीज है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। इसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज करते हैं ए का बॉइलिंग पॉइंट 20 है, बी का बॉइलिंग पॉइंट 50 है, सी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। तो इससे हम एक अंदाजा कर सकते हैं, इससे हम एक अंदाजा कर सकते हैं कि ए जो है, ए, इसका, इसके अंदर जो फोर्सेस है वो वीक है। ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो वीक है। और जो बी है उसके अंदर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो थोड़ा ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो तो स्लाइटली ग्रेटर है। ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर है या स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो सी है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रॉन्गर। लिक्विड्स पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपको मैं थर्मोकेमिस्ट्री में बता चुका हूं कि जब भी कोई चीज मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट, इस मूवमेंट का मतलब ये है कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो वो तो गैस के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है और लिक्विड के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। चले जनाब, अब एमडिकेट के सिलेबस के हिसाब से जो पहला हिस्सा था वो आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, और सिलेबस में दूसरा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये अब स्टार्ट करते हैं।
कुछ आइडिया आपको पहले भी मैं दे चुका हूं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन between the molecules is called intermolecular force। देखिए इसको हम कैसे आपको समझाएं। हम एक मॉलिक्यूल उठाते हैं, एक मॉलिक्यूल को इस बार मैं इस तरह लिख लेता हूं कि सपोज करते हैं उसके अंदर एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये एक मॉलिक्यूल है। दिस इज वन मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर तीन एटम्स हैं, तीन एटम्स हैं। अब एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप गौर से देखें ना तो एटम्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। इनका नाम क्या रखूंगा मैं? इनका नाम मैं रखूंगा, सपोज करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड है, या ठीक है सपोज ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, या आप इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स आप कह सकते हैं, इंट्रा। ठीक है, इंटर इंटर नहीं इंट्रा। ये इन बॉन्ड्स ने क्या किया? एटमों को आपस में जोड़ दिया, वो ज्वाइंट किया हुआ इन्होंने, ज्वाइंट किया हुआ इन्होंने एटम्स को। और से देखना ठीक, इधर से अपने कंफ्यूजन नहीं होना है। ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स है, वो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपको बॉन्ड नजर आया। ये जो बॉन्ड अभी मैंने आपके सामने लिखा, इस चैप्टर में इसका इसका कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, मैं आपको ये डायग्राम जरा दोबारा लिखवा देता हूं थोड़ा सा। ये फिर से ये एक मॉलिक्यूल है और यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। सब के सब तकरीबन एक जैसे हैं। ठीक है, एक ही किस्म का लिक्विड है। ये क्या है? एक लिक्विड है। पहले मैं आप लोगों को जब पढ़ा पढ़ा रहा था ना, मैं जब कह रहा था यार ये लिक्विड, एक कंटेनर है के अंदर लिक्विड है, मैं जस्ट ऐसे ऐसे गोल गोल दायरे लिखता था। अब एक गोल दायरा, एक पार्टिकल आप उसको बोलते थे। अब वो एक मॉलिक्यूल है, थोड़ा मैंने उसको थोड़ा सा मैंने उसको अच्छे अंदाज में लिखा, थोड़ा ओरिजिनलिटी लाई, अभी भी ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज मॉलिक्यूल वन एंड दिस इज मॉलिक्यूल टू एंड दिस इज मॉलिक्यूल थ्री। तीन मॉलिक्यूल्स है। एक बॉन्ड तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब देखो, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान एक और बॉन्ड आ रहा है, एक और बॉन्ड डेवलप हो रहा है। जैसे कि ये वाले एटम जो है इस मॉलिक्यूल के साथ यहाँ एक बॉन्ड बना रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल जो है इस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहा है। सो हम इसको नाम देंगे, ये जो एक मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, या फोर्सेस इसको बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। दैट वाज क्लियर। अच्छा, तो ऐसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये डेवलप हो जाते हैं जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो फिर इनके दरमियान जो एक फोर्स डेवलप हो जाता है उसको आप लोग वैंडर वाल फोर्सेस भी कह सकते हैं। वैंडर वॉल्स फोर्स भी आप उसको कह सकते
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, ये पॉइंट मैंने फेडरल बुक से उठाया हुआ है कि इसको वंडरवाल्स फोर्सेस भी कहा जाता है। अब ये जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस है, या आप उसको वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं, ये हमारे पास बुनियादी तौर पर चार है, चार है, ठीक है। और एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। एक बुक में इसको 5 दिया गया है, तो एक बुक में, आप लोग पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ बोर्ड वाले मुझे देख रहे हैं, सो डोंट वरी, अगर ये 4 है तो 20 ही, अगर ये 5 है तो 20 ही। असल में अगर ये 5 है तो उस किताब में उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड को उसमें शामिल किया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को उसमें शामिल करके तो 5 हुआ है। अदरवाइज जो 4 है, 1 2 3 4, वो चारों में हाइड्रोजन बॉन्ड एक के अंदर ही उन्होंने डाला हुआ है, सो वो कन्फ्यूजन में खत्म होता है। दोनों बार 4 5 इशू नहीं है, जरा देखते जाइए कौन कौन से हैं। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, द फोर्स बिटवीन एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल इज रिलेटेड टू वैलेंस बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो डायग्राम आपको मैंने पहले बताया था कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये जो आपको यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स नजर आया था, ये वैलेंस बॉन्ड का मोहताज है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मोहताज है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेटेड है। कैसे? एक एटम है, सपोज करते हैं, मैं कहता हूं ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आसपास एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर फिर क्लोरीन का एटम है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सही है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का वैलेंस और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर हो जाते हैं, इनसे एक बॉन्ड बन जाता है, जिससे हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड है, इसको तो मैं क्या नाम दूंगा, कोवेलेंट बॉन्ड। जाहिर है ये आपके चैप्टर का हिस्सा नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन बताना जरूरी है। कोवेलेंट बॉन्ड, आपने अभी अभी देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बना इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बड़ा किरदार था, लेकिन ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनका इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब आगे जैसे मैं आपको बता, इलेक्ट्रॉन्स का किरदार इसमें आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टली जिस तरह कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्टली उसका रोल है, उस तरह वो नहीं। ठीक है, राइट। तो ये अपने माइंड में रखना है। द फोर्स बिटवीन एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल इज रिलेटेड टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटमों के बीच जो बॉन्ड है वो तो रिलेट है, लेकिन द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैज नथिंग टू डू विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ सच ताल्लुक नहीं है। When molecules are sufficiently closer to each other, वही बात रिपीट हो रहा है कि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, उनके बीच एक फोर्स डेवलप हो जाता है। उस फोर्स का नाम है वंडरवाल फोर्सेस। राइट, तो ये रिपीट हुई बात दोबारा आपको नहीं बता सकता मैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पार्टिकुलर, एक मिनट में आपको ये, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज टू द सब्सटेंस इन गैसियस, लिक्विड, सॉलिड। प्रोवाइड, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज देते हैं। ये पॉइंट भी मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे। जब एक मॉलिक्यूल
दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत दूर दूर है, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ना होने के बराबर है। ठीक है, तो इसको एक फिजिकल स्टेट मिल जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी मिल जाएगी, यानी ये गैस की शक्ल में रहेगा। अब देखो जरा आगे चले। अब कुछ मॉलिक्यूल्स जब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो फिर उनके दरमियान ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े बहुत मजबूत हो जाते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फोर्स मजबूत हो जाते हैं, तो अब इसको फिजिकल प्रॉपर्टी मिल जाती है, यानी ये लिक्विड बन जाता है। कमाल है, कोई चीज गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है, वो कौन डिटरमाइन करता है? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर आपने देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ने उनको लिक्विड बना लिया। और अगर तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ गए तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उनको क्या बनाएगा? सॉलिड। तो माइंड के अंदर एक आइडिया डेवलप हो गया कि चीजें, मैटर तीन डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है, उसकी क्या रीजन है? उसकी ये रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके अलावा चीजों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आप देखोगे फलाना लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, फलाने का बहुत कम है, तो वहां पर आप पहले से बताओगे हाँ हाँ ठीक है, इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है इसका मतलब उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर है। तो एक बड़ा आइडिया आपके जहन में अब आ गया। अब हम पढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स। ये कितने टाइप्स के हैं? जैसे मैंने आपको बताया था चार। तो पहला देखो, नंबर वन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, नंबर दो आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। स्टार्ट करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के लिए, अच्छा यहां से थोड़ा सा हो गया। अगर अगर मैं आपके लिए ये टॉपिक दूसरी वीडियो में करूँ तो बड़े ज्यादा आसानी होगी, वैसे भी यहाँ पे टाइम होने वाला है। सो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है।